हेलो दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आधुनिक भारतीय इतिहास सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग 1857 के विद्रोह पर चर्चा करेंगे। 1857 का विद्रोह एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, चाहे वो सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा हो या विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षा हो या स्कूल लेवल की ही परीक्षा क्यों न हो। हम लोग पाते हैं कि 1857 के विद्रोह से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह से मोटे तौर पर 4 से 5 प्रकार के प्रश्न जो है सो बनाए जाते हैं। एक तो 1857 के विद्रोह के कारण से संबंधित प्रश्न होता है, फिर इसके परिणाम से संबंधित प्रश्न होता है, फिर इसके स्वरूप से संबंधित प्रश्न होता है, फिर इस विद्रोह के असफलता के कारण से संबंधित प्रश्न होता है ना। फिर इसके स्वरूप से कई प्रकार के प्रश्न जो है सो बनाए जाते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। आज हम लोग 1857 के विद्रोह के कारणों पर जो है सो चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यदि परीक्षा में 1857 के विद्रोह का कारण पूछता है तो उसका आंसर हम लोगों को किस प्रकार से करना है, किन किन चीज़ों को हमको दिखाना है। स्टार्टिंग पैराग्राफ सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो इसका स्टार्टिंग पैराग्राफ हम लोगों को क्या रखना है। यहाँ जो स्टार्टिंग पैराग्राफ हम आपको बताएंगे वह एक कॉमन स्टार्टिंग पैराग्राफ होगा, चाहे कारण पूछे, परिणाम पूछे, स्वरूप पूछे, असफलता का कारण पूछे, कुछ भी पूछे, स्टार्टिंग पैराग्राफ में आपको इसी को दर्शाना है जो अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो 1857 का विद्रोह में आगे बढ़ने से पहले एक दो चीज़ हम लोग जान लेते हैं। हालांकि विस्तार से संबंधित अलग वीडियो जो है सो हम बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप जान लीजिए कि 1857 का जो विद्रोह था, तो 1857 का विद्रोह 1757 के पलासी के युद्ध के ठीक 100 साल के बाद घटित हुआ था। ठीक है, हम लोग सब जानते हैं कि 1757 में पलासी की जो लड़ाई हुई और पलासी की लड़ाई में जो सिराजुद्दौला की हार हुई, उससे एक प्रकार से भारत में ब्रिटिश दासता का आरंभ माना जा सकता है। उस घटना को हम लोग पाते हैं कि पलासी के युद्ध में जो ब्रिटिश विजय हुई, तो एक प्रकार से भारतीय दासता का इतिहास यहीं से जो है सो आरंभ हुआ। तो माना जाता है कि ठीक 100 साल के बाद 1857 में एक सोची समझी नीति के तहत इस विद्रोह को जो है सो अंजाम दिया गया था। माना जाता है कि बहुत से ऐसे विद्रोही नेता हैं जिनमें नाना साहब, तात्या टोपे जैसे कुछ लोग थे, जिनके द्वारा जो है इस विद्रोह की पूरी प्लानिंग जो है सो तैयार की गई थी और इसके लिए एक निश्चित तिथि भी जो है सो निश्चित किया गया था। 31 मई 1857 वह तिथि था जब पूरे भारत में विद्रोह को आरंभ किया जाना था। पूरे भारत में जहाँ जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, उस कंपनी में जो भारतीय सैनिक के पद पर थे, उन भारतीयों के द्वारा इस विद्रोह को जो है सो स्टार्ट करना था और इसके माध्यम से अंग्रेजों को भारत से भगाना था। तो 31 मई 1857 की जो तिथि थी, तो उस दिन रविवार था, उस दिन संडे था और सोच यही था कि सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में विद्रोह को आरंभ करना है, क्योंकि इस दौरान जितने भी यूरोपीय सैनिक होंगे वो चर्च में होंगे और विद्रोह जब आरंभ हम लोगों को करना है तो सर्वप्रथम चर्च को ही घेरना है और फिर यूरोपीय सैनिकों की हत्या से इस विद्रोह को जो है सो आरंभ करना है। एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से जो है सो कार्यक्रम तैयार किया गया था। इस विद्रोह का बहुत पहले से ही रोटी और कमल के माध्यम से इस विद्रोह का जो है सो प्रचार प्रसार भी किया जा रहा था, विभिन्न मेलों में, है ना, हाटों में, बाजारों में, है ना। रोटी और कमल के माध्यम से विद्रोह की सूचना एक प्रकार से गुप्त तरीके से लोगों तक जो है सो पहुंचाई जा रही थी। रोटी और कमल इसलिए क्योंकि कमल जो है वो हमारी संस्कृति का जो है सो प्रतीक माना जाता है और कमल के माध्यम से ये संदेश देना था कि आज ब्रिटिश
शासन के कारण भारतीय संस्कृति जो है सो संकट में है और उस संकट से हमको अपने देश को जो है सो उबारना है। और रोटी इसलिए क्योंकि ब्रिटिश जो हुकूमत यहाँ स्थापित हुआ है उससे भारतीयों की रोटी जो है सो छिन गई है और उस रोटी को दोबारा प्राप्त करने के लिए हम लोगों को एकत्रित होकर अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। तो रोटी और कमल के माध्यम से विद्रोह का प्रचार प्रसार बहुत पहले से ही जो है सो हो रहा था और जो 31 मई 1857 की जो तिथि थी वो निश्चित कर दी गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत पहले ही 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा यह विद्रोह जो है सो आरंभ कर दिया गया। चूँकि समय से पहले ये विद्रोह आरंभ हो गया था तो हम लोग पाते हैं क्या कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको संभलने का मौका मिल गया और शीघ्र ही जो है सो इस विद्रोह को कुचल दिया गया। खैर, अब 1857 के विद्रोह के कारण को अगर प्रश्न के रूप में परीक्षा में पूछता है तो उसका आंसर कैसे करना है। हम हमेशा से कहते आए हैं कि जब भी मुख्य परीक्षा में आप किसी प्रश्न का उत्तर दें तो आपका उत्तर ज़्यादा टूटा हुआ होना चाहिए, मतलब कि चीज़ों को ज़्यादा तोड़ तोड़ करके जो है सो आपको रखना चाहिए। ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट में जो है सो आपको दिखाना चाहिए। ठीक है, तो 1857 का कारण यदि पूछता है परीक्षा में तो हमारे स्टार्टिंग पैराग्राफ क्या होगा, उसका जो मॉडल आंसर हम जो बनाए हैं वो जो है सो आपके समक्ष हम शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका स्टार्टिंग पैराग्राफ कैसे होगा, कैसे स्टार्ट करना है, तो उसमें लिखना है कि 1857 का विद्रोह आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, यद्यपि यह इतिहासकारों के मध्य विवाद का विषय है कि इसका चरित्र राष्ट्रवादी था या आध राष्ट्रवादी। ठीक है, परंतु निर्विवाद रूप से इसने परवर्ती आधुनिक राष्ट्रवादियों को प्रेरित किया। वास्तव में यह विद्रोह 19वीं शताब्दी में होने वाले जनजातीय एवं कृषक आंदोलनों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी था, परंतु इसका आधार अंतर क्षेत्रीय रहा और इसका चरित्र अखिल भारतीय। इसे प्रेरित करने वाले निम्न प्रमुख कारक थे। ठीक है, अगर कारण पूछे तो कारक दिखा दीजिएगा और अगर परिणाम पूछे तो इतना लिखने के बाद जो है सो आप परिणाम की जो है सो सूचना दीजिएगा कि इसके परिणामों को इस प्रकार से देखा जा सकता है। आपका स्टार्टिंग पैराग्राफ जो होगा वो यही होगा। ठीक है, अब उसके बाद नंबर 1 में आप दिखाइए राजनीतिक कारण। ठीक है, और राजनीतिक कारण को फिर ABCD में जो है सो आप तोड़ दीजिए। A नंबर में दिखाइए राजनीतिक कारण में कि डलहौजी की हड़प नीति जिसके तहत सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि देशी रियासतों को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी अपनी हड़प नीति के लिए जो है सो प्रसिद्ध हुआ, जिसे हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी जो है सो कहते हैं, इसको गोद निषेध नीति भी हम लोग कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने देखा कि बहुत सारे ऐसे देशी राज्य हैं जो उत्तराधिकार विहीन है और भारत में जो परंपरा थी कि राजा का अगर निसंतान होता था तो वो जो है सो अमूमन गोद जो है सो ले लेता था और वही गोद लिया हुआ बच्चा भावी जो है सो राजा बनता था। तो डलहौजी ने क्या किया कि देशी राज्यों को 3 कैटेगरी में उसने जो है सो बांट दिया, 3 ग्रुप में जो है सो उसने बांट दिया, जिसमें से 1 नंबर वाला जो ग्रुप था उसमें क्या था कि ऐसे राज्य है ना जिसके निर्माण में है ना ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी रही थी। ठीक है, दूसरा में था कि ऐसे राज्य जो कभी मराठों के अधीन थे या मुगलों के अधीन थे लेकिन वर्तमान में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हैं। ठीक है, और तीसरे जो राज्य थे वो स्वतंत्र राज्य थे। तो तीसरे कैटेगरी वाले राज्य तो गोद ले सकते थे, ठीक है, उसके लिए उनको स्वतंत्रता थी, लेकिन नंबर 1 जो कैटेगरी था है ना जिसके निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का योगदान रहा था, तो ऐसे राज्य जो है सो गोद नहीं ले सकते थे। नंबर 2 जो कैटेगरी था कि जो कभी मुगल और मराठों के अधीन थे लेकिन वर्तमान में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन है, तो ऐसे राज्य को गोद लेने से पहले कंपनी की अनुमति लेनी होती थी जो सामान्यतः नहीं दी जाती थी। और इस प्रकार से हम लोग पाते हैं क्या कि बहुत सारे राज्यों को जो है सो ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। इससे निश्चित रूप से एक विरोध का वातावरण जो है सो निर्मित हुआ। ठीक है, फिर बी नंबर में आप दिखाइएगा
कि अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, चूंकि बंगाल प्रेसिडेंसी की ब्रिटिश सेना में अधिकांश अवध के ही थे, अतः इससे असंतोष उत्पन्न हुआ। ठीक है, अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके ब्रिटिश राज्य में जो है सो मिला लिया गया। पहले की एक संधि के तहत अवध एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ही था और ब्रिटिश रेजिडेंट की सहायता से ही शासन करता था, उसको मिलाया जाना जरूरी नहीं था, फिर भी कुशासन का आरोप लगाकर अवध को मिला लिया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी की सेना में अधिकांश जो सैनिक थे वो अवध के ही थे, तो इससे जो है सो सैनिकों में असंतोष जो है सो पनपा, है ना, क्योंकि वाजिद अली शाह को बुरी बेइज्जती करके उसको कलकत्ता निर्वासित किया गया, इससे असंतोष पनपा। तो दूसरा जो आपका पॉइंट होगा राजनीतिक कारण में कि अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे ब्रिटिश राज में मिला लेना। तीसरे नंबर पर आप लिखिएगा सी नंबर में कि 1831 में मैसूर का अधिग्रहण तथा तंजौर एवं कर्नाटक के नवाबों की उपाधियों को समाप्त किया जाना, है ना, ये तीसरा आपका पॉइंट हो जाएगा। डी नंबर में आप लिखिएगा नाना साहब की पेंशन को बंद कर दिया जाना। 8 लाख रुपया का उनको पेंशन मिलता था, है ना, तो उस पेंशन को जो है सो लॉर्ड डलहौजी बंद कर देता है, तो इससे नाना साहब को जो है सो काफ़ी चोट पहुंचता है ना, और माना जाता है कि पूरे विद्रोह की प्लानिंग नाना साहब के द्वारा ही जो है सो की गई थी। फिर ई नंबर में आप दिखाइएगा कि अंग्रेजों द्वारा बादशाहत को भी अप्रासंगिक बनाने की योजना बनाई गई। जो मुगल बादशाह थे तो बादशाह का जो पद था उसको भी जो है सो अप्रासंगिक बनाना और अंततः उसको खत्म कर देना, इस प्रकार का प्रोग्राम ईस्ट इंडिया कंपनी का था। डलहौजी और जो केनिंग था, तो डलहौजी एवं केनिंग ने घोषणा भी की थी कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल बादशाह की उपाधि धारण नहीं कर सकेंगे तथा उन्हें लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार के पास एक किले में रहना होगा। साथ ही सिक्कों पर से बादशाह का नाम भी हटा दिया गया था, है ना। तो ये जो है सो 5 पॉइंट आपको राजनीतिक कारण के अंतर्गत दिखाना है। ठीक है, एक हड़प की नीति, अवध पर कुशासन का आरोप, फिर मैसूर का अधिग्रहण, तंजौर के नवाबों की उपाधियों को समाप्त करना, नाना साहब की पेंशन को बंद करना और बादशाहत को अप्रासंगिक बनाने की योजना, इनको आप राजनीतिक कारण में दिखाइएगा, है ना। फिर नंबर 2 में आप लिखिएगा आर्थिक कारण, और आर्थिक कारण में ए नंबर में आप फिर दिखाइएगा कि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के कारण भारत कच्चे माल का निर्यातक हो गया। ठीक है, पहले हम लोग पाते थे कि बने बनाए माल का भारत जो है सो निर्यातक था, लेकिन ब्रिटिश पॉलिसी के कारण अब भारत कच्चे माल का जो है सो निर्यातक हो गया और बने बनाए माल को खरीदने के लिए मजबूर हो गया। ठीक है, 1800 ईस्वी में कपास की 506 गांठें तथा सूती वस्त्र की 2648 गांठों का निर्यात हुआ था, है ना। मतलब कि कच्चा माल हम लोग कम भेजे थे और बना बनाया माल जो है सो हम लोग ज़्यादा भेजे थे 1800 ईस्वी में। लेकिन 1826 में क्या हुआ कि कपास की 1501 गांठें एवं सूती वस्त्र की 541 गांठें ही निर्यात की गई, है ना। तो इस आंकड़े से ये प्रकट होता है कि भारत कैसे कच्चे माल का जो है सो निर्यातक बन गया, है ना। इससे यहाँ का जो कुटीर उद्योग धंधा जो था, हस्तशिल्प उद्योग जो था, वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ। बहुत सारे कारीगर जो हैं वो बेरोजगार हो गए और उनको जो है सो बेमौत मरना भी पड़ा। ठीक है, फिर बी नंबर में दिखाइएगा कृषि का वाणिज्यीकरण, जिसके कारण किसानों की स्थिति में गिरावट आई। ठीक है, कृषि का वाणिज्यीकरण, अगले वीडियो में इकोनॉमिक मॉडर्न इंडिया का जब हिस्ट्री बताएंगे तो इन सारे टर्म्स को डिटेल्स में जाकर हम लोग देखेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि कृषि के वाणिज्यीकरण का मतलब ये हुआ कि अंग्रेजों ने एक सोची समझी नीति के तहत जो है सो भारत में व्यापारिक फसलों की खेती को जो है सो बढ़ावा दिया, चाहे वो कपास हो या जूट हो, सूरजमुखी हो, जितने भी नकदी फसल हैं, इन नकदी फसलों की खेती को जो है सो बढ़ावा दिया, है ना। अब किसान भी जो है सो नकदी फसलों की खेती की तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि इसका मूल्य खाद्यान्न फसलों से जो है सो अधिक होता था। लेकिन नकदी फसलों की खेती में इन्वेस्टमेंट जो है सो ज़्यादा होता था। तो हम लोग पाते हैं क्या कि जैसे ही कृषि का वाणिज्यीकरण भारत में आरंभ हुआ तो महाजनी व्यवस्था और ज़्यादा ग्रो किया, ऋण जाल में किसान और ज़्यादा जो है सो फंसते चले गए और इससे अकाल की स्थिति भी
उत्पन्न हुई, है ना, क्योंकि नकदी फसल जो खा नहीं सकते हम लोग, है ना, वो ज़्यादा हो रहा है और खाद्यान्न फसल जो खाते हैं वो कम हो रहा है, तो अनाजों की कमी हो जाएगी। अनाजों की इसी कमी को हम लोग अकाल के नाम से जानते हैं। तो ब्रिटिश काल में अधिकांश अकाल जो हैं वो प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम थे, जो कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण जो है सो उत्पन्न हुए थे। ठीक है, फिर सी नंबर में दिखाइएगा धन का निष्कासन, है ना, मतलब कि भारतीय संपत्ति जो था वो ढो ढो करके इंग्लैंड ले जाया गया, धन का जो है सो निष्कासन हुआ और भारत जो है सो वो कंगाल हो गया। मतलब कि धन का निष्कासन मतलब कि वह जो व्यापार होता था इंग्लैंड और भारत के बीच में, तो हम लोग कह सकते हैं इसको अप्रतिदत्त निर्यात भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, अप्रतिदत्त निर्यात मतलब कि वह धन जो भारत से इंग्लैंड जाता था और बदले में भारत को जो है सो कुछ भी प्राप्त नहीं होता था, उसको हम लोग धन का निष्कासन कहते हैं, है ना। इसकी तुलना आप उस स्पंज से भी कर सकते हैं जो गंगा नदी के तट पर सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती थी और टेम्स नदी में जा करके निचोड़ देती थी, है ना। तो इससे भारत की कंगाली जो है सो आरंभ हो गई। तो धन का निष्कासन भी एक फैक्टर है 1857 के विद्रोह का। फिर हस्तशिल्प उद्योगों का पतन डी नंबर में दिखाइएगा, है ना। ब्रिटिश पॉलिसी के कारण यहाँ का जो लघु और कुटीर उद्योग धंधा है वो पूरी तरह से जो है सो बर्बाद हो गया, क्योंकि जब हम लोग मुगल काल में जब मुगल इकोनॉमी को देखते हैं तो हम लोग पाते हैं क्या कि यहाँ का हस्तशिल्प उद्योग काफ़ी डेवलप था। यहाँ पर जो सूती कपड़ा बनता था, यहाँ का जो मलमल था, यहाँ का जो रेशमी कपड़ा बनता था, यहाँ की जड़ी बूटियाँ, यहाँ हाथी दांत का विभिन्न प्रकार का काम, कई प्रकार के हस्तशिल्प उद्योग यहाँ डेवलप थे और इसका जो है सो विदेशों में निर्यात किया जाता था। उससे भारतीय कारीगरों को काफ़ी लाभ होता था, है ना। लेकिन हस्तशिल्प उद्योगों का जब पतन हो गया तो यहाँ के कारीगरों की स्थिति जो है सो काफ़ी खराब हो गई। ठीक है, फिर ई नंबर में दिखाइएगा शोषण मूलक भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, जो टैक्सेशन सिस्टम लेकर के आया, रेवेन्यू सिस्टम जो गवर्नमेंट लेकर के आया ईस्ट इंडिया कंपनी, जो चाहे वो जमींदारी व्यवस्था हो या रैयतवाड़ी व्यवस्था हो या महालवाड़ी व्यवस्था हो, ये तीनों ही लगान से संबंधित व्यवस्था शोषण पर जो है सो आधारित था और किसानों को कई प्रकार से जो है सो प्रताड़ित होना पड़ा इस व्यवस्था के कारण। तो ये एक फैक्टर था। एफ नंबर में आप दिखाइएगा बम्बई में इनाम कमीशन द्वारा कई जागीरों को हस्तगत कर लेना, है ना। एक इनाम कमीशन का गठन किया गया था, है ना, और उसकी रिपोर्ट पर बहुत सारे जागीरों को जो है सो हस्तगत करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश राज में जो है सो मिला लिया, है ना। ये बहुत सारी ऐसी जागीरें थीं जो मुगल काल से ही या मराठों के काल में हम लोग पाते हैं क्या कि जागीर के रूप में विभिन्न व्यक्तियों को दी गई थी, तो उसको जो है सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने में मिला लिया। फिर जी नंबर में आप दिखाइएगा कि अवध के राजस्व कमिश्नर जॉर्ज कार्वली द्वारा बहुत से जमींदारों को उनके पदों से हटा दिया गया या उनकी जिम्मेदारी को जो है सो छीन लिया गया। ठीक है, और अवध के इसी राजस्व कमिश्नर के द्वारा माना जाता है कि कुंवर सिंह को भी जो है सो प्रताड़ित किया गया था, जो जगदीशपुर के जो है सो जमींदार थे। ठीक है ना, तो ये आप जो है सो इकोनॉमिक फैक्टर में दिखाइए। फिर नंबर 3 में आप आइए और नंबर 3 में लिखिए सामाजिक कारण, और सामाजिक कारण में 3 पॉइंट आपको दिखाना है। ए नंबर में दिखाइएगा भारतीयों के साथ असमानता का व्यवहार, है ना। भारतीयों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता था, रंग भेद की नीति पर जो है सो ब्रिटिश लोग चलते थे। ठीक है, यहाँ के लोगों को तुच्छ समझा जाता था और पशुओं के साथ जो है सो यहाँ के लोगों की तुलना की जाती थी। हर मामले में हम लोग असमानता को देखते हैं, तो ये भी एक फैक्टर था। बी नंबर में आप दिखाइएगा कि 1770 तथा 1837 के अकाल से, है ना, भारतीय समाज में व्याप्त दरिद्रता माना जाता है कि 1770 एवं 1837 में भयंकर अकाल जो है सो पड़ा था। इसमें 1/3 से भी अधिक जनसंख्या जो है सो समाप्त हो गई थी और इससे भारतीय समाज में दरिद्रता व्याप्त हो गई थी और इस दरिद्रता ने असंतोष को जो है सो शिखर तक पहुंचा दिया। व्यवस्था के विरुद्ध असंतोष को आगे बढ़ाने में इस दरिद्रता ने अपनी भूमिका निभाई। फिर सी नंबर में आप लिखिएगा कि 1856 का विधवा विवाह अधिनियम, गोद प्रथा, सती प्रथा आदि पर निषेध तथा रेलवे, डाक, तार आदि के विकास से भारतीय जनमानस आशंकित हो गया, है ना। कुछ ऐसा कानून
ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है ना, जैसे विधवा विवाह अधिनियम बनाया गया है ना, गोद प्रथा और सती प्रथा आदि पर जो है सो प्रतिबंध लगाया गया, जो परंपरागत रूप से भारतीय संस्कृति की विशेषता रही थी, अब तक चला आ रहा था। और इसमें जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जब अपना हस्तक्षेप करती है तो भारतीय जनमानस आशंकित हो गया कि पता नहीं ये ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी संस्कृति को ही जो है सो समाप्त तो नहीं करना चाह रही है ना। इस प्रकार की आशंका जो है सो उत्पन्न हुई। फिर हम लोग पाते हैं कि जो रेलवे का विकास हुआ, डाक तार आदि का विकास हुआ, उसको भी जो है सो भारतीय सहजता से जो है सो नहीं पचा सके और इसको भी आशंका की नज़र से ही वो देखें, जो स्वाभाविक भी था क्योंकि औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखकर ही इन आधुनिक संचार के साधनों को विकसित किया गया था, परिवहन के साधनों को विकसित किया गया था। ठीक है, अब नंबर 4 में आप दिखाइए धार्मिक कारण। ठीक है, धार्मिक कारण में आप ए नंबर में रखिए ईसाई मिशनरियों की धर्म प्रचार की नीति एवं धर्मांतरण। ईसाई मिशनरी भारत में काफ़ी एक्टिव हो गए थे, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जोर शोर से कर रहे थे और भारतीय धर्म की आलोचना भी आम बन चुका था, खिल्ली उड़ाया जाता था, हंसी उड़ाया जाता था और लोगों को ईसाई धर्म में जो है सो कन्वर्ट किया जाता था। इससे भी जो है सो एक असंतोष का वातावरण निर्मित हुआ था। बी नंबर में आप दिखाइएगा कि 1856 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित किया जाना, जिसमें यह बात निहित थी कि धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। ठीक है, 1856 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लाया गया, जिसमें यह बात निहित थी कि अगर आप धर्म को बदल लेते हैं, अगर ईसाई भी बन जाते हैं तो पिता आपको संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता है ना, और आपको पिता की संपत्ति पर हक होगा, मालिकाना हक आपका होगा, है ना, ताकि लोगों को जो है सो सपोर्ट किया जा सके, है ना, धर्मांतरण के लिए जो है सो एक माहौल बनाया जा सके। क्योंकि कोई भी पुत्र अगर दूसरा धर्म अपना लेता था तो पिता उसको बेदखल कर देता था। तो इस कानून के आ जाने से कानूनन अब पिता की संपत्ति पर बच्चे का जो है सो अधिकार माना गया, तो इससे भी असंतोष का वातावरण निर्मित हुआ। फिर सी नंबर में आप दिखाइएगा भारतीय सैनिकों को तिलक लगाने, दाढ़ी रखने तथा पगड़ी पहनने पर पाबंदी लगा दिया गया, जिससे भारतीयों ने अपने धर्म में हस्तक्षेप समझा, है ना। तिलक लगाना, पगड़ी पहनना, दाढ़ी रखना, ये एक परंपरागत रूप से भारतीय समाज में हो रहा था। सिख का मामला हो या मुस्लिम का मामला हो या फिर हिंदू का मामला हो, तो इसको जो है सो बैंड कर दिया गया। इवन कि सैनिकों को लोटा रखने के लिए भी जो है सो मनाही कर दिया गया। ठीक है, लोटा रखने की एक परंपरा थी हमारे समाज में, खास करके ब्राह्मण समाज में, और बहुत सारे सैनिक जो ब्राह्मण थे तो उनको इससे जो है सो काफ़ी असंतोष लगा, इनसे जो है सो काफ़ी उनको गुस्सा हुआ। ठीक है, अब 4 नंबर हो गया धार्मिक कारण। अब 5वें नंबर पर आप दिखाइए सैनिक कारण, है ना, क्या सैनिक कारण रहे इसके। तो इसमें ए नंबर में आप दिखाइए कि पद, वेतन, रहन सहन तथा सुविधाओं में भारतीय सैनिकों के साथ असमानता की नीति, है ना, चाहे वो पद का मामला हो, है ना, रहन सहन का मामला हो, वेतन का मामला हो, सुविधा का मामला हो, तो भारतीय सैनिकों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता था, है ना। जो सुविधाएं एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज सैनिकों को मिलता था वो भारतीय सैनिकों को नहीं मिलता था। ठीक है ना, वेतन भी नहीं मिलता था, सुविधा भी नहीं मिलता था, रहन सहन का स्तर भी इनका नीचा था और पद में भी वो एक निश्चित पद के ऊपर प्रमोट नहीं हो सकते थे। तो इससे भी सैनिकों में असंतोष व्याप्त था। फिर बी नंबर में आप दिखाइए कि 1856 में लॉर्ड केनिंग ने सेना भर्ती अधिनियम पारित किया। 1856 में लॉर्ड केनिंग ने सेना भर्ती अधिनियम पारित किया। इसके अनुसार सभी सैनिकों को यह स्वीकार करना होता था कि सरकार को जहां भी आवश्यकता होगी वे वहीं कार्य करेंगे। मतलब कि इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के सैनिकों को, है ना, कहीं भी सैनिकों से कहीं भी जो है सो काम लिया जा सकता था, है ना, भारत में या भारत से बाहर भी। और चूंकि भारतीय परंपरा में, भारतीय समाज में समुद्र पार यात्रा को पाप समझा जाता था, तो इससे भी जो है सो सैनिकों में असंतोष जो है सो व्याप्त हुआ, है ना। फिर सी नंबर में आप लिखेगा 1856 में ब्राउन बेस बंदूक की जगह न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग आरंभ हुआ। इसके प्रयोग में आने वाली गोली का जो कवर होता था वो गाय एवं सुअर की चर्बी से युक्त होता था।
मतलब न्यू इनफील्ड राइफल में जो गोली डाला जाता था तो ये कवर के अंदर होता था, जिसको दांत से खींच करके निकालना पड़ता था, और वो जो कवर था वह जो है सो गाय और सूअर की चर्बी से जो है सो बनाया जाता था। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों जो है सो भड़क गए। ठीक है, लेकिन ये कारतूस जो था, मैंने गोली जो था, वो चर्बी उसमें मिलाया गया है ना। तो ये इस विद्रोह का तात्कालीन कारण जो है सो माना जाता है कि इससे जो अब तक का जो असंतोष था, उस जो बारूद अब तक इकट्ठा हो रहा था, उसको चर्बी युक्त कारतूस वाली घटना जो घटी, तो उसने जो है सो उस बारूद में आग लगाने का काम किया। ठीक है, ये तात्कालीन कारण था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कारण नहीं था, क्योंकि जब विद्रोह आरंभ हो गया तो अंग्रेजों को मारने के लिए भारतीय सैनिकों के द्वारा इसी कारतूस का जो है सो प्रयोग किया गया, है ना। मतलब कि अंग्रेजों को मारने के दौरान उन्होंने ये नहीं देखा कि ये इसमें गाय की चर्बी है या सूअर की चर्बी है। उनका एकमात्र उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाना था। इससे प्रकट होता है कि अन्य जो दूसरे कारण हैं वो ज़्यादा प्रभावी कारण है। कारतूस वाला माने चर्बी युक्त कारतूस वाली घटना से ज़्यादा कारगर कारण अन्य दूसरे कारण है। ये तात्कालीन कारण जरूर हो सकता है, असंतोष की ज्वाला को भड़काने वाला कारण जरूर हो सकता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कारण ये नहीं हो सकता, है ना। उसके बाद फिर इतना लिखने के बाद फिर नीचे आप एक डैश दीजिए और लिखिएगा, उपर्युक्त कारणों के परिणाम स्वरूप यह विद्रोह 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा आरंभ कर दिया गया। ठीक है, इतना लिख करके आप अपने आंसर को क्लोज कीजिएगा। उस आंसर को लिखने में इसको आपको उपयोग में लाना है जिसमें क्लियर कट पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह के कारणों का जो है सो उल्लेख कीजिए। ठीक है ना। अब कारण अगर पूछे तो जितना पूछे उतना ही आपको जो है सो जवाब देना है। अननेसेसरी जो है सो अपना मन से चीज़ों को जो है सो विस्तार नहीं देना है ना। लेकिन इन्हीं तथ्यों के आधार पर यदि आपको महसूस हो कि लंबा हमको उत्तर लिखना है ना, ज़्यादा अंक में ये पूछ दिया गया है, तो अपने ढंग से आप इसको विस्तार कर सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि मुख्य परीक्षा में आंसर आप जब भी लिखेंगे तो चीज़ों को तोड़ तोड़ करके लिखेंगे। ठीक है ना, उसको कई पॉइंट्स में जो है सो बांट करके जो है सो आप लिखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना रहेगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1857 के विद्रोह के परिणामों पर चर्चा करेंगे, स्वरूप पर चर्चा करेंगे, और फिर इसकी असफलता के कारणों को जो है सो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।